आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हम लोग मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। जब आप महागठबंधन छोड़कर आए थे 2017 में और रातों रात बैकडोर से आपने पुनः मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ले ली थी, उस वक्त आप ये शर्त रखते भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भैया अगर आप विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देंगे तो हम आपके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। पर आज क्योंकि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पुनः आपके अंदर छलांगे मारने, कौन सी महत्वाकांक्षा? प्रधानमंत्री बनने की भाई फिर से 2013 में फिर से, बिल्कुल आपने सही कहा, फिर से, क्योंकि 2013 में भी उनकी यही महत्वाकांक्षा थी। तभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ छटक कर ये महागठबंधन के साथ ये गए थे। उस वक्त भी इनकी चाहत थी कि ये विपक्ष इनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करे और यही महत्वाकांक्षा आज पुनः इनके मन में है। और यही कारण है भैया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड की बहाना अब आप खोज रहे हैं किसी तरीके से इस गठबंधन से अलग होने का। विपक्ष के समक्ष आप अपना मोल तोल कर रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं, ताकि इतने सारे बहानों को लेकर जब आप गठबंधन से अलग होंगे तो विपक्ष आपको सर्वमान्य नेता की तरह आपको माने और आपको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ उनका हल्ला बोल और राजभवन मार्च उन्होंने आयोजन किया है। चिराग, ये बताइए, नीतीश कुमार के खिलाफ आप पहली बार सड़कों पर उतर रहे हैं और केवल सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, पहली बार आप इस तरीके का एक मार्च निकाल रहे हैं जहां आप सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का आपका इरादा है? जी बिल्कुल, और सरकार ने इतने कारण दिए हैं जिसकी वजह से आज हम लोग को सड़क पर उतरने की ज़रूरत पड़ी है। इससे पहले कई बार विभिन्न वर्ग, विभिन्न संगठन के लोग अपने अपने आक्रोश को लेकर, भले वो छात्र हों, भले वो अभ्यर्थी हों, भले वो आशा ममता दीदी हों या फिर वार्ड सचिव हों, अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने अपना आक्रोश इस सरकार के खिलाफ दिखाया है। पर आज क्योंकि पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा हो गई है सरकार की नीतियों के द्वारा प्रताड़ित लोगों की कि सड़क पर उतरना अब ज़रूरी है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनको जबरन देह व्यापार में उनको घसीटा जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर, छात्रों के विषयों को लेकर आरआरबी, एनटीपीसी जो कि केंद्र सरकार से छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे थे, जिस बर्बरता से उन पर लाठियाँ चलाई गई, उनको पीटा गया, तो इन तमाम विषयों को लेकर हम लोग जेपी गोलंबर से लेकर राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपको लगता है हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, अब शराबबंदी भी एक ऐसा मुद्दा है, क्या लगता है बिहार में शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है? आपकी इस पर क्या राय है? ये कानून जो है वो जारी रहना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए? भाई आपने पूछा हालात बिगड़ गए हैं, मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा बदतर हालात अगर हुए तो बिहार में रहना दुश्वार होने लग जाएगा। और यही कारण है कि आप कोई भी एक ऐसा परिवार अब बिहार में बचा नहीं जो थोड़ा सा भी सक्षम होता है तो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजता है। वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और फिर वहीं रहते हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिहार महज एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। तो बिल्कुल अब वो समय है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पूरक प्रश्न जो आपने पूछा शराबबंदी को लेकर, मैं शराबबंदी कानून का मैं ज़रूर समर्थन करता हूं। उस वक्त हम लोग एनडीए में थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में रहकर ये फैसला लिया था। उस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी कानून का मैंने समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि बिहार में लिटरेसी रेट इतना लो है और जब आप में शिक्षा का अभाव होता है, हानिकारक पदार्थों का सेवन करना कितना नुकसानदायक होता है, इस बात का जायज़ा आप नहीं ले पाते हैं। और यही कारण है कि लोगों को इसकी आदत लगती है, लत लगती है। इसलिए मैं समर्थन करता हूं जहां एक तरफ शराबबंदी कानून का, वहीं इसकी विफलता को लेकर जो नुकसान हमारे प्रदेश व बिहारियों को झेलने पड़ रहे हैं। शराबबंदी, जहरीली शराब की वजह से जिस तरीके से जहरीली शराब का निर्माण अब जिले में नहीं हर पंचायत में होने लगा है, अवैध शराब का आयात हमारे प्रदेश में होने लगा है, तस्कर बन गए हैं, गिरोह बन गए हैं, एक पैरेलल इकोनॉमी पूरी तरीके से प्रदेश में खड़ी हो गई है इस शराबबंदी कानून की विफलता को लेकर। तो यकीनन मैं चाहता हूं कि इसकी समीक्षा हो, बट बंद कमरे में हवा महल में बैठकर जैसे मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीक्षा में क्या चाहते हैं? जारी रहना चाहिए या और सख्ती से लागू करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जारी रहना चाहिए और
शक्ति से लागू करने की बात नहीं है, उसको वेल एग्जीक्यूट कराने की उसको ज़रूरत है। धरातल पर जिम्मेदारियां, जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। जवाबदेही आज की तारीख में किसी की तय ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। अलग अलग ज़िलों में ऐसी घटना होती रही है। भाई हम लोग चंपारण गए थे, हम लोग गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, वैशाली गए थे, छपरा गए थे, बक्सर गए थे, जहाँ जहाँ, नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिले में। भाई आप एक बार जाइए, तो जब तक मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, वो समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे कैसे? और जब तक आप समस्या को समझेंगे नहीं, आप जवाबदेही, जिम्मेदारी आप तय नहीं करेंगे, और यही कारण है कि कानून विफल हो रहा है। चिराग, लेकिन एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये हो जाती है ना कि आप नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ जताते हैं, लेकिन उसी सरकार ने, बीजेपी भी उसका हिस्सा है, बीजेपी के खिलाफ आप बिल्कुल मौन रहते हैं, कोई आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो ये क्या है? भाई क्यों मैं अपने नैरेटिव को चेंज करूं, क्यों मैं अपने आप को डाइवर्ट करूं? जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड होकर आप काम नहीं करेंगे, जब तक वो मछली की आंख आपका लक्ष्य नहीं होगा। क्योंकि जिम्मेदारी, जवाबदेही सबसे पहले तय करना ज़रूरी है। और आज की सरकार के जो मुखिया हैं, अगर उसकी जवाबदेही नहीं है, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी है? मैं 10 लोगों पर आरोप लगाकर मैं क्या करूंगा, जबकि हर व्यक्ति ये जानता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, वो अकेले नीति निर्धारक हैं। कितनी बार गाहे बगाहे उनकी खुद की पार्टी के नेता, भाजपा के तो भूल जाइए, उनकी खुद की पार्टी के नेता कितनी बार ये सवाल उठा चुके हैं कि नीति बनाते वक्त हम लोगों से पूछा नहीं जाता। उनके अधिकारी, बिहार में आप मुझे बता दीजिए कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अधिकारी है जो जनता दल यूनाइटेड के ही नेताओं की बात सुनता हो? जब स्पीकर तक को सामने आकर अपनी बातों को प्रमुखता से रखना पड़ा कि यहाँ के अधिकारी किस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं या लोगों को साजिश के तहत फंसाने का काम करते हैं, तो जब स्पीकर महोदय इस बात को बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली कैसी है। तो ऐसे में मैं 10 लोगों पर आरोप लगाकर क्या करूंगा, जबकि जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की है। बीजेपी ठीक काम कर रही है आपको लगता है सरकार में? भाई आप गठबंधन का हिस्सा हैं, बिहार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शराबबंदी को ही लेकर कितनी बार अपनी बातों को मुखरता से रख चुके हैं। विशेष राज्य के दर्जे पे डिप्टी सीएम साहिबा ने खुद हमारे मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने का काम किया कि भैया उससे बहुत ज़्यादा पैसा तो वैसे ही केंद्र सरकार आपको राशि के तौर पर, आपको विशेष पैकेज के तौर पर आपको देती है, जो आपको विशेष राज्य के दर्जे के तौर पर मिलना चाहिए। आपको भी लगता है कि विशेष राज्य की जरूरत नहीं है? जो प्रधानमंत्री ने जो पैकेज अनाउंस किया, जो भी सहायता मिल रही है, आर्थिक सहायता, वो बिहार के विकास के लिए काफ़ी है? भाई आप एक ऐसी जिद पे क्यों अड़ेंगे जो कि कानूनतः ही अब संभव नहीं है? भाई जब नीति आयोग ने उन प्रावधानों को ही खत्म कर दिया जिसके तहत किसी राज्य सरकार को, उस वक्त आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जब नीति आयोग में ये चेंजेस हो रहे थे, उस वक्त आप बोलते। आप इस आवाज़ को तब उठाते जब 2-2 बार आपने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा। उस वक्त आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया? 2019 में आप बोलते कि भैया अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2020 के विधानसभा के चुनाव के वक्त आपको याद नहीं आया कि आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? उस वक्त आप बोलते कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। जब आप महागठबंधन छोड़कर आए थे 2017 में, और रातों रात बैकडोर से आपने पुनः मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ले ली थी, उस वक्त आप ये शर्त रखते भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भैया अगर आप विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देंगे तो हम आपके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। पर आज क्योंकि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पुनः आपके अंदर छलांगे मारने, कौन सी महत्वाकांक्षा? प्रधानमंत्री बनने की। भाई फिर से 2013 में फिर से, बिल्कुल आपने सही कहा, फिर से, क्योंकि 2013 में भी उनकी यही महत्वाकांक्षा थी। तभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ छटक कर ये महागठबंधन के साथ ये गए थे। उस वक्त भी इनकी चाहत थी कि ये विपक्ष इनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करे, और यही महत्वाकांक्षा आज पुनः इनके मन में है। और यही कारण है भैया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड की इतना आसान नहीं होता। मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं कि जब कोई प्रस्ताव पारित होता है किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वो कितने लेवल की स्क्रूटनी से वो गुजरता है। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित हो जाता है कि आप पीएम मटेरियल हैं, तो आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं भैया? आप यही ना दर्शाना चाह रहे हैं कि आप आने वाले समय में 2024 में, और तभी आप ये सारे बहाने इकट्ठे कर रहे हैं। कभी आप पेगासस को लेकर जांच की बात करते हैं, जबकि आपके गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जातिगत जनगणना की बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री से आप मिलने चले गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख उसको लेकर स्पष्ट कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप अपने गठबंधन से आप अलग राय रखते हैं। विशेष राज्य के दर्जे का आप नया झुंझुना आपने पकड़ लिया। तो तमाम मुद्दे, बहाना अब आप खोज रहे हैं किसी तरीके से इस गठबंधन से अलग होने का। विपक्ष के समक्ष आप अपना
मोल तोल कर रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं, ताकि इतने सारे बहानों को लेकर जब आप गठबंधन से अलग होंगे तो विपक्ष आपको सर्वमान्य नेता की तरह आपको माने और आपको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करे। प्रधानमंत्री का सपना फिर से देख रहे हैं नीतीश जी, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, यकीनन भाई, ये मैं ही नहीं कहना चाह रहा, ये आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो राजनीतिक गलियारे से जुड़ा हुआ है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली को जानता है, क्योंकि वो कोई भी बात हल्के में तो कहते नहीं है। विशेष राज का दर्जा, भाई बार बार आप प्रधानमंत्री को आप चेतावनी दे रहे हैं कि देश के प्रधान बिहार पे दे ध्यान। डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो होइए ना गठबंधन से अलग, जाइए एक नया जनादेश लेकर आइए बिहार में, मध्यावधि चुनाव करवाइए, जाइए जनता के बीच में बोले कि भाई विशेष राज का दर्जा हमको नहीं दिया, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए हम गठबंधन से अलग हुए और हम नया जनादेश लेने आज बिहार की जनता के सामने आए हैं। तो लगता है 2024 में प्रधानमंत्री की सीट कुर्सी के लिए वैकेंसी है? भाई वैकेंसी है कि प्रधान नरेंद्र मोदी है, क्या लगता है आपको? मैं वैकेंसी है कि नहीं इसके ऊपर मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा, कि कहीं ना कहीं भारतीयों के बुद्धि विवेक को आप चुनौती देते हैं जब आप कोई पूर्ण अनुमान आप लगाते हैं। बहरहाल वो 2024 ही बताएगा, बट हाँ, विपक्ष में वैकेंसी ज़रूर है और कई दावेदार हैं विपक्ष के। ममता बनर्जी जी हैं, उधर से कई केजरीवाल जी हैं, कई ऐसे दावेदार हैं जो कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहते हैं। उसी में से एक अहम दावेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अपने आप को बनाना चाहते हैं, जिस दिशा में वो काम कर रहा है। चिराग, नरेंद्र मोदी को 2024 में आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आप वैकेंसी पे बरस वो कर रहे हैं, मतलब तो आप कह रहे हैं कि 2024 में वैकेंसी को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? क्योंकि आप तो नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को कहते हैं, तो ये आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि हाँ 24 में वैकेंसी नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? इसमें अचानक से आपको शक और शुभा क्यों? अपने राम पर भरोसा नहीं आपको? देखिए, भरोसे विश्वास की बात नहीं है, बट जब आप जनादेश लेने जनता के बीच जाते हैं तो जनता को किसके ऊपर भरोसा है, जनता को किसके ऊपर विश्वास है? मैं अगर आप कार्यशैली की बात करें तो यकीनन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से केंद्र में कार्य किए हैं उनकी अधिकांश बातों से मैं सहमत हूं, उनकी अधिकांश नीतियों से मैं सहमत हूं, पर ये जनता को 2024 में उनको ये डिसाइड करना है कि क्या पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में, क्योंकि तब तक 10 साल पूरे हो जाएंगे 2014 से 2024 तक, जनता उनके कार्यों को लेकर कितनी सहमत है, कितना विश्वास जनता ने उनके ऊपर दिखाई, ये निर्णय उनको लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनुमान ने अपना राम बदल दिया है? अरे भाई, ये राम और हनुमान का ये विषय ही नहीं है। अकेले चिराग पासवान के वोट से ना सरकार बननी है ना सरकार गिननी है, ये वोट देश की 135 करोड़ जनता को देना है। बीजेपी के साथ कोई तालमेल अभी आपको लगता है? सरकार ठीक काम कर रही है, केंद्र सरकार ठीक काम कर रही है, आप संतुष्ट हैं क्या? भाई, तालमेल का जहाँ तक आपने जिक्र किया, मैं फिलहाल अपने काम पे लगा हूँ, मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार को मजबूत करना और बिहार में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निरंतरता में बिहार की समस्याओं को जनता के सरकार के सामने उजागर करती रहे, मैं उस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। एक दो सवाल और, ये विपक्ष की जो है स्पेस है, वो स्पेस आप देख रहे हैं आरजेडी ने पूरी तरीके से लिया हुआ है, इसमें चिराग पासवान अपने लिए कैसे स्पेस बनाएंगे? क्योंकि बिहार में अगर विपक्ष की बात करें तो आरजेडी का नाम आता है, तेजस्वी यादव का चेहरा सामने आता है, तो चिराग पासवान वहाँ जगह कैसे बना पाएंगे? जगह, क्योंकि लग रहा है कि अभी तक वो स्पेस आपने बनाया नहीं अपने लिए। भाई, स्पेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई सीमित जगह थोड़ी है, 2 गज ज़मीन थोड़ी है कि उसी में सबको बंटवारा करना। आप जितना आप जनता के बीच रहेंगे, और मुझे खुशी है कि पिछले 1.5 साल से जब से मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ बिहार में, 2020 का विधानसभा का चुनाव मैंने अकेले लड़ा और तब से लेकर अभी तक निरंतरता में जिस तरीके से जनता ने अपना समर्थन मुझे दिया, भले वो टूट के बाद जब मैं बिहार वापस आया उस वक्त जिस तरीके से हाजीपुर तक हम लोग गए, जनता का साथ मिला, हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा को जिस तरीके से बिहार के हर एक ज़िले में जन समर्थन देखने को मिला, पटना में हम लोगों ने बाबू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें जिस तरीके से लोगों का साथ देखने को मिला, या कल वाला जो कार्यक्रम ये जो बिहार बचाओ मार्च का जो है, उसमें जिस तरीके से लोगों का उत्साह जोश देखने को मिल रहा है, तो जनता का साथ, जनता का समर्थन जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सही में जनता की बातों को आवाज़ दे रहे हैं। आरजेडी से गठबंधन में इतना परहेज क्यों है? वहाँ तो देख रहे हैं सब आपको न्योता देते हैं, आ जाइए चिराग पासवान, महागठबंधन में शामिल होइए हमारे साथ, हम लोग सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं नीतीश कुमार की, आप चाहें ऐसा कर सकते हैं, तो ये आरजेडी से ये दूरी क्यों है? भाई, गठबंधन एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि जब चुनाव सर पर होते हैं उसी वक्त गठबंधन
डिसाइड किए जाते हैं। कितने ऐसे घटक दल हैं बिहार में जो आज सरकार में हैं, जबकि वो नोटिफिकेशन तक किसी और के साथ थे और नोटिफिकेशन के बाद वो किसी और के साथ हुए। तो बहरहाल ये एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि गठबंधन की चर्चा, गठबंधन की बातें तभी होती हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। जैसा मैंने कहा, फिलहाल मेरी प्राथमिकता नहीं है गठबंधन, मेरी प्राथमिकता है एक तरफ जहां अपनी पार्टी अपने जनाधार को और मजबूत करने की, वहीं निरंतरता में बिहारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर उसका समाधान ढूंढने की। आखिरी सवाल, एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने 2 साल पहले बोला था कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूँ। क्या आज भी 2 साल बाद भी चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं? भाई 2 साल के बाद भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जो बात मैंने कही थी उसको लेकर आज भी अगर आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई उस वक्त भी जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था, मुझे लगता है कि आज भी जब मीडिया मुझसे सवाल पूछती है वो उस परिप्रेक्ष्य को ही नहीं समझ पाए। उस वक्त मुझ पर एक रोक लगाई गई थी कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, और मैं आज भी मैं इस बात को कहूँगा रोहित, और इस बात को मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि कई बार एक तंज के तौर पर भी मुझ पे ये सवाल आते हैं, हनुमान, राम, ये वो। भाई मेरे प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े रहे थे जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं इमोशनली मैं एक इतने वीक दौर से गुजरा था जब मेरे पिताजी अस्पताल में थे। उस वक्त दिन रात, दिन में 2-2 बार मेरे प्रधानमंत्री मुझे फ़ोन कर हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी फ़ोन कर ना सिर्फ मेरे पिताजी का हालचाल मुझसे पूछते थे, बल्कि वो मुझे सजेस्ट करते थे कि डॉक्टर्स ये मशवरा दे रहे हैं, डॉक्टर्स की ये राय है। तो वो जिस तरीके से उस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे, और मुझे लगता है ये बहुत एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर सुख की घड़ी में कोई आपके साथ खड़ा हो, नहीं हो, शायद आप एक बार के लिए उसको भूल जाएं, बट दुख की घड़ी में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो, तो वो एक ऐसा दौर था। और उसके ठीक बाद चुनाव थे। तो 2 दिन पहले जो व्यक्ति मेरे साथ मेरी दुख की घड़ी में खड़ा है, जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिताजी को उनके देहांत के बाद भी इतना सम्मान दिया, मिलिट्री ऑनर्स के साथ, जेपी के बाद मेरे नेता ही दूसरे ऐसे व्यक्ति थे। 1 साल बाद आपने बरसी की तो फिर एक इमोशनल लेटर भी। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने 2 पन्नों का वो लेटर उस वक्त उन्होंने लिखा, और उस दौरान भी निरंतरता में फ़ोन पर मुझसे, मेरी मदर से बात कर जिस तरीके से परिवार की हिम्मत वो बढ़ाते रहे, तो इन बातों को मैं कैसे भूल जाऊँ। 2 दिन पहले मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं, और 2 दिन क्योंकि उसी वक्त चुनाव भी थे ना, पापा का निधन ठीक चुनाव के बीच में हुआ, और 2 दिन के बाद मैं बोलूं कि नहीं मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं उनके विरोध में हूं, मैं कैसे ऐसा मैं बदल सकता हूं। तो वो जो मेरा रिश्ता था वो उनसे व्यक्तिगत रिश्ता था। उस वक्त मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कहा था कि प्रधानमंत्री तो मेरे दिल में आज भी है या नहीं? बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पर वो 100% है भाई। व्यक्तिगत तौर पर तो मैं आदर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी करता हूँ। कभी आपने देखा कि मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पर मैंने उन पर कभी कोई टिप्पणी की हो? आज भी अगर वो मेरे सामने आएंगे, सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा, मैं जाऊंगा, उनके पहुंचूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। पर उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। राजनीति में नीतियों का ही विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो चिराग पासवान मछली की आंख पर नजर है इनकी, यानी कि नीतीश कुमार पर जो है पूरी तरीके से आक्रामक हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को लेकर आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नजर आता है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए खासकर जो एक सम्मान की बात वो 2 साल पहले भी किया करते थे, वो जो जज्बात है वो आज भी कायम है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।